नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। आपको जो करंट अफेयर की वीडियो है इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। मतलब आपको बताना है हु वॉन द मेंस डबल टाइटल एट कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, चिराग सेतविक। आप जानते हैं ये चिराग और सेतविक की फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये चिराग सेतविक जी हैं। इन्होंने क्या है मेंस डबल टाइटल जीता है किसका, बैडमिंटन ओपन का। कहाँ पे, कोरिया में जीता है आपका ये। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दें, आपको बता दें सित्विक, सिराज रनक्रेडी और चिराग शेट्टी, जो कि दुनिया के नंबर 3, दुनिया के तीसरे सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं मेंस डबल्स के अंदर। इन्होंने जीती है कि कोरिया ओपन टाइटल जीती है आपका। और वहीं आपको बता दें जो इन दो चिराग और सित्विक की जोड़ी है, इन्होंने टॉप रैंक्ड इंडोनेशियन जो प्लेयर थे जिसका नाम था फजार अल्फिन और मोहम्मद रियान अर्दियांतो, है ना, तो इनको हरा के क्या है ये खिताब जीता है, अपने नाम कर लिया है। वहीं आपको बता दें कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे दें आपके इस बारे में, तो बता दें कि 2017 में पीवी सिंधु आप जानती है, वो भी बैडमिंटन प्लेयर है हमारी, और उन्होंने जीता था वुमेन्स सिंगल टाइटल। 2017 में उन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता था। कहाँ पे, कोरियन ओपन टाइटल का। ठीक है, कोरियन ओपन जो उसका जो टाइटल है वो जीता था 2017 में पीवी सिंधु द्वारा, किसमें, वुमेन्स सिंगल में जीता था ये। और ये पहली आपकी कौन इंडियन सिटर बन गई थी, मतलब पहली बैडमिंटन प्लेयर ही बन गई थी पीवी सिंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर कभी कहता है क्वेश्चन कि भारत की पहली कोरियन ओपन टाइटल जीतने वाली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर कौन सी है, तो आप बताएंगे पीवी सिंधु थी। ठीक है, वही आपको बता दें कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है पहली बार 1991 में खेला गया था। ठीक है, और ये इसका 30वां वर्जन था, मतलब ये 13th वर्जन था जो अभी खेला गया है हाल ही में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर विल दी 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट बी हेल्ड। मतलब 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, खजुराहो। आप जगह देखें खजुराहो में ये आपका आयोजित किया जाएगा। अब खजुराहो है कहाँ पे, तो खजुराहो आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, एमपी में पड़ता है आपका। कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है, आप जानते हैं। और ये कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा आपका 25 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी दें। तो आपको बता दें जो 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट है वो 25 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा खजुराहो डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहीं आपको बता दें ये इवेंट जो है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब FICCI द्वारा। इन चारों लोगों के मिलके चारों लोगों ने मिलके आपका ये है पूरा हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट है वो आयोजित किया है। ठीक है, आपको बता दें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है समिट का वो है कि आपका जो कि क्या नाम है स्कोप इन्हांस करना, किसमें, उड़ान स्कीम जो जानते हैं भारत की उड़ान स्कीम चलाई आ रही है, जिसके तहत क्या आपको सस्ती फ्लाइटें मिलती हैं। ठीक है, तो वो क्या नाम स्कीम के तहत क्या उड़ान को रिमोट और हिली एरिया हिली ट्रेन मतलब पहाड़ी इलाकों के दायरों में और बढ़ाया जा सके, इसके बारे में इस समिट में क्या है बात करी जाएगी। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा आपकी थीम क्या थी, मतलब इस समिट की थीम क्या थी। तो इस समिट की थीम थी रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट। तो ये इसकी क्या नाम आपकी थीम थी या विषय था पूरे समिट का। तो हिंदी में क्या कहेंगे, अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक है, ये इसकी थीम थी, आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है भारतीय मूल की मोक्ष रॉय को किस देश में कंट्री पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। तो सही बताना, आपसे आंसर आपका है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन की रहने वाली इंडियन ओरिजिन जो क्या आपका मोक्ष रॉय है, आप देखते हैं पीली लड़की छोटी सी,
ये मोक्ष रॉय, इसको क्या नाम, इसको सम्मानित किया गया है कंट्री पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। ठीक है, तो इस बारे में जानकारी दी आपको। तो बता दें कि 7 साल की ये लड़की है, इसकी उम्र सिर्फ 7 साल की है। ये एक इंडियन ओरिजिनल लड़की है जिसको जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, मतलब आपका पर्यावरण को मदद करने के लिए उनके जो क्या नाम है कर्तव्य, जो उनका काम किया गया है, शासनीय वर्क किया गया है, उसके लिए सम्मानित किया गया है। आपको बताएं कि मोक्षा रॉय जो हैं वो वॉलंटियर रह चुकी हैं कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के अगेंस्ट। ठीक है, और उसके मतलब सस्टेनेबिलिटी मतलब ये उनका जो यूनाइटेड नेशन का एक समिट है ना, इसका मेन फोकस क्या होता है? इधर फोकस होता है माइक्रो प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है इसको दूर करने का। ठीक है, और ये पिछले 3 साल से लगभग, जब ये इसमें जुड़ी, कब से जुड़ी हुई थी? ये जब 3 साल की थी तब से इस काम में जुड़ गई थी ये। ठीक है, वही आपको बता दें अब वह दुनिया की यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट बन गई हैं। मतलब एक बार समझ लीजिए, वह दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता, मतलब यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट के रूप में पहचानी जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मोक्षा जो है वो एक्टिवली मतलब हमेशा एक्टिव रहती हैं वेरियस कैंपेन में, जो क्या नाम, जैसे सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग रेजिंग मनी, मतलब लोगों की मदद के लिए पैसे जोड़ना, है ना, और जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, रुपये जोड़ने के लिए हमेशा शामिल रहती हैं। ठीक है, और वहीं आपको बता दें ये अवार्ड जो है आपका, ये इसके जो कंट्री पॉइंट अवार्ड दिया गया है, इसको 2010 में शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन द्वारा ये आपका अवार्ड शुरू किया गया था। ठीक है, और पॉइंट ऑफ लाइट जो अवार्ड है वो दिया जाता है जिन्होंने कोई सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाया हो या कोई ऐसी स्टोरी जो लोगों को इंस्पायर करे, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य ने शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है? मतलब विच स्टेट हैज रिलीज्ड ए विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव नेट जीरो टारगेट? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड वो राज्य आपका है जिसने ये आपका डॉक्यूमेंट जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। 19 जुलाई 2023 को रांची के अंदर, जो कि कैपिटल है किसकी, झारखंड की, है ना, वहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा गया जिसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बताया गया है कि कैसे हम नेट जीरो का टारगेट अचीव करेंगे 2070 तक, 270 तक। ठीक है, तो 2070 तक, 2070 तक। भाई आपको बता दें जो डॉक्यूमेंट है वो एक क्रूशियल है डॉक्यूमेंट है किसके लिए? झारखंड के लिए, जो अचीव करेगा नेट जीरो 2070 तक। मतलब क्या है कि वो नेट जीरो आपका जो पॉल्यूशन है वो कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेट जीरो टारगेट में इसका मतलब है कि अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ सच ग्रीन हाउसेज गैसेज आर एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब आप कह समझ लीजिए कि जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनको आपको क्या नाम है ख़त्म करने के लिए ये टारगेट रखा गया है 2070 तक। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है। अब क्वेश्चन ये है आपका, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? मतलब विच स्टेट है लॉन्च्ड सशक्त महिला लोन स्कीम? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसने सशक्त महिला लोन स्कीम लागू करी है। आप देखते हैं ये फोटो है उसका। और आपको बता दें इसके बारे में जान के दें कि सीएम जो हिमाचल प्रदेश के हैं उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्चिंग ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम। मतलब आपका जो है एकदम फ्री लोन दिया जाएगा पर कोई आपका वो ब्याज नहीं होगा, तो इंटरेस्ट नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, इसका नाम होगा सशक्त महिला ऋण योजना के नाम से चालू किया गया है। ठीक है, और ये जारी किया गया है कि वहाँ के जो वुमेन्स है उनको एम्पावर किया जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने ये स्कीम 20 जुलाई को क्या नाम लॉन्च करी थी, जो महिलाएं वहाँ की उनको एम्पावर करने के लिए। भैया आपको बता दें सशक्त महिला ऋण योजना इसे लॉन्च किया गया है। प्राइमरी जिसका एम रखा गया है इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन, मतलब जो वहाँ हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको आपका समृद्ध बनाना है, मतलब एक तरह से अपने आप
पैरों पर खड़े कराने के लिए ये क्या नाम स्कीम चलाई गई है, जिससे कि तहत उनको लोन दिया जाएगा, जिससे कि लिए वो अपना कोई नाम जो डेली वर्क है उसको पूरा कर सकें या आप अपना बिजनेस थोड़ा बहुत पूरा कर सकें। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बता दें इसके तहत जो है ना वो लोन दिया जाएगा कितने का, 21,000 का, 51,000 या 1,01,000 का लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो इसके बेनिफिशियरी होंगे, और बहुत ही लो रेट पे, लगभग 5.8% के रेट पे दिया जाएगा। वरना इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं 9% करीब है और 9 से 10% करीब चल रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सही है। ठीक है, वहीं बता दें जो इसका मेन बेनिफिट होगा उससे क्या है, जो लोन अमाउंट है वो आपका एक तरह से आपका संपत्ति एकदम कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब कोई आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। सबसे जो फायदा की बात क्या होती है, जब आप लोन लेते हैं तो आपको ये गारंटी देनी पड़ती है, पर इसमें कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आपको लोन मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आपको बताना है इमर्जिंग एशिया, हु वॉन दी इमर्जिंग एशिया कप 2023 टाइटल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ये टाइटल जीता है। ठीक है, पाकिस्तान ने फाइनल मैच में आपका ये फाइनल मैच जीत लिया है, किसका, इमर्जिंग एशिया कप 2023, जो आप जानते हैं। अब जाहिर सी बात है क्रिकेट टीम की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया ये कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि इमर्जिंग एशिया कप किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो आप तुरंत बताएंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किस संबंधित, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और वहीं आपको बता दें इसमें जो अवार्ड दिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं निशांत सिद्धू जो भारत के रहे हैं, और मोस्ट रन इन द टूर्नामेंट बनाए हैं अविक्षा फर्नांडो जो श्रीलंका के हैं, लगभग टोटल 225 रन बनाए हैं। वहीं मोस्ट विकेट इन द टूर्नामेंट लिए हैं निशांत सिद्धू जो भारत के हैं, इन्होंने टोटल 11 विकेट लिए हैं। और प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं तैयब थाइर जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है एडमिरल लिसा फ्रांसेटेटी चेटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अमेरिका। जी हाँ, यूएस की। आप देखते हैं फोटो, ये मिसेस लिसा जी हैं, इनमें ये एडमिरल लिसा बन गई हैं। अब एडमिरल की पोस्ट आती है, आप जानते हैं एडमिरल जो होती है हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, तो ये आप क्या है पूरा एडमिरल बन चुकी हैं। आपके क्या नाम इनका, लिसा। ठीक है, लिसा नाम इनका है। तो लिसा आप क्या बन गई हैं, ये एडमिरल बन गई हैं इंडियन अमेरिकन नेवी की, यूएस नेवी की। ठीक है, तो आपको जानकारी दें Admiral Lisa has become first woman in history to serve as the Chief of Naval Operations and member of the Joint Chief of Staff, मतलब JSF, इसे हम JCS भी कहते हैं, JCS भी कहते हैं। JCS की मेंबर बनी है, साथ ही में चीफ बनी है नेवल ऑपरेशंस की, किसकी, यूएस नेवी की। और ये पहली महिला बन गई हैं, इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। आपको बता दें जो लिसा है वो करंटली सर्विंग कर रही हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन। तो ये पहले अभी क्या है, ये वाइस चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन है, और इन्होंने एक कमीशन लिया था 1985 के अंदर। ये कमीशन हुई थी किसके, यूएस नेवल फोर्सेस कोरिया से सम आपकी, जब कोरिया आप जानते हैं कोरिया में भी क्या है यूएस नेवी डिप्लॉय रहती है, तो वहाँ पे ये कमांडर के तौर पे सर्व कर चुके हैं ये। ठीक है, और आप बता दें ये दूसरी महिला बनी है जिन्होंने अचीव करी है रैंक 4 स्टार एडमिरल की यूएस स्टेट नेवी यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के अंदर। ये दूसरी महिला है जिन्होंने क्या है 4 स्टार रैंक हासिल करी है नेवी में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के अंदर आपकी मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम चालू करी गई है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आपको, हम बता दें कि जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अप्रूव करी है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। ये एक स्कीम है जिसके तहत क्या रहेगा कि लोगों को 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या है वो क्या है स्कूटर मतलब स्कूटी खरीद सकें। ठीक है, तो इसका नाम ही है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। तो इसके लिए क्या है, स्कूटर खरीदने के लिए आपको ये योजना लागू करी गई है, जिससे कि लोग क्या है वहाँ की जो लोग हैं जैसे जो 2 व्हीलर खरीद सकें। कौन, जो मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर है और साथ ही में CSS मतलब कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ, इनके लिए, सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए नहीं है ये मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर के लिए, साथ ही में CSS मतलब कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जो होता है उनके लिए ये स्कीम लागू करी है, जिससे क्या है वो अपना इस लोन रुपए लेके और वो क्या है स्कूटर ले सकें और जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकें। ठीक है, इस स्कीम से लगभग 75,000 कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मेंबर होते हैं, मेंबर जो हैं किसके, SGS के मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और साथ ही में लगभग 1,25,000 फेडरेशन लीडर हैं किसके, SGS के मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बताना है तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये आपकी तेनजिंग जो ये है, ये क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बन गई हैं। तो याद रखिएगा, बहुत करंट में टॉपिक है, इसलिए याद रहेगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे, इसकी आपकी कौन बन गई है? आईपीएस ऑफिसर बन गई हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है अस्मिता डे, आप याद रखे अस्मिता देव, दे कहते हैं, डे कहते हैं। अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो विच मेडल हैज अस्मिता दे वॉन एट द जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गोल्ड। जी हाँ, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, किसमें? जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, आप फोटो देखते हैं, उनकी फोटो है, तो इसके बारे में बताएं, तो जानकारी ले लें। तो अस्मिता दे जो है, इन्होंने 48 केजी की कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप मैकाओ, चाइना के अंदर। तो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था आपका। वहीं बता दें, अस्मिता के साथ साथ उन्नति शर्मा, इन्होंने 63 केजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अरुण कुमार, इन्होंने 73 केजी के अंदर टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, वहीं आपको बता दें यश गनघस, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और श्रद्धा कदुबल चोपड़ा, इन्होंने क्या? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पे? जूनियर एशियन कप जूडो चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, इस टूर्नामेंट के अंदर। वहीं आपको थोड़ी और जानकारी दे दें, ये जूडो यूनियन एसोसिएशन है, इनके द्वारा क्या है आपका जूडो एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1956 में, फॉर्मेशन किया गया था। इसके अभी चेयरमैन है कौन? उबैद अल अंजी। ठीक है, उबैद अल अंजी जो ये कुवैत से है, कुवैत के हैं। ठीक है, वहीं इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है मुकेश कुमार, जो भारतीय हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? मतलब क्या है, हाउ मेनी नेशनल जियो साइंस अवार्ड वर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 22। जी हाँ, 22 मेडल्स आपके जो अवार्ड्स हैं वो द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या नाम है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 दिए गए हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और ये दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है आपका क्या? नेशनल जियो साइंस अवार्ड, जिसे 1966 में शुरू किया गया था। और आपको बता दें, ये अवार्ड दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा दिए जाते हैं, और इसका मेन जो एम होता है वो सम्मानित करना होता है किसी इंडिविजुअल या पूरी किसी टीम को जिसने कोई अच्छा काम करा है या कोई अचीवमेंट हासिल करी है वेरियस फील्ड ऑफ जियो साइंस। जियो साइंस में कोई अच्छा काम करा हो या वो विज्ञान में कोई अच्छा काम किया हो, उसको सम्मानित के लिए, सम्मान करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आपको बताएं टोटल 22 जियो साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है, इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन टी शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बता दें मचल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? मतलब मचल माता यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर आपका मचल माता यात्रा शुरू की गई है। तो इसके बारे में तो जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एक लगभग 43 डेज की लंबी ये यात्रा होती है, जो शुरू की गई है कहाँ पे? मचल माता यात्रा के नाम से जानी जाती है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे। और ये मतलब सबसे बहुत ही लंबी यात्रा बताई जाती है, वो 43 डेज की, मतलब 43 दिन की यात्रा होती है। ठीक है, और ये लगभग 25 जुलाई से शुरू की जाएगी और 5 सितंबर को ये यात्रा खत्म होगी। ठीक है, आपको बता दें ये यात्रा सेकंड मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज यात्रा मानी जाती है जम्मू डिवीज़न के अंदर। ठीक है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या नाम है श्रद्धालु जो आते हैं वो पैदल आपका जो पद्दार वैली है उसको क्रॉस करते हुए मैचल विलेज की तरफ आते हैं। कहाँ पे? 30 किलोमीटर का एक अंडुओस रूट पड़ता है आपका, मतलब
अर्डुओस रूज पड़ता है माँ दुर्गा का ही क्या नाम है आपका, एक माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए। ठीक है, मंदिर है वहाँ पे माँ दुर्गा का, उसका उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं इस यात्रा के तहत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कारगिल के अंदर। जी हाँ, कारगिल के अंदर आपका पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है लद्दाख के अंदर। तो ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस राज्य में औषधिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, औषधिक नहीं, औद्योगिक। औद्योगिक मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ है इन विच स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विल बी फॉर्म्ड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, राजस्थान के अंदर। जी हाँ, राजस्थान के अंदर स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स बनाई जाएगी। जैसे हमारी CISF होती है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, उसी के तहत पे क्या है, अब एक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो आपको बता दें राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी फॉर्म्ड एज लाइन ऑफ CISF, मतलब CISF के तर्ज पर यह राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया जाएगा। और इसके तहत क्या है, इसकी लोग टोटल 3 बटालियन बनाई जाएगी, है ना। इसका हेडक्वार्टर बेवड़ी, चित्तौड़गढ़ और बलोत्रा में रखा जाएगा। ठीक है, इसके क्या है हेडक्वार्टर होंगे इन तीनों बटालियंस के। ठीक है, ये पूरे नहीं, तीनों बटालियंस का अपने अपने हेडक्वार्टर होंगे, वो तीनों बटालियन हेडक्वार्टर ये रहे। और इसके तहत अशोक गहलोत ने टोटल 3072 नई वैकेंसी निकाली हैं। ठीक है, टोटल 3 बटालियन के लिए। आप एक बटालियन में कैसे लगभग 1000 लोग रहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, फांगोंग कोने। ठीक है, फांगोन कोने, जो कि राज्यसभा में नागालैंड की तरफ से पहली महिला है ये। ठीक है, और ये बीजेपी की तरफ से हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जो कोनिंग है ये बीजेपी की लीडर है, और ये नागालैंड से पहली फीमेल राज्यसभा MP होंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी, जो यहाँ पे मतलब राज्यसभा के अंदर बैठेगी। हिस्टोरिक आपको माना जाता है, क्योंकि नागालैंड से कोई भी फीमेल आपकी MP नहीं आई है। ठीक है, वही आप ये पहली महिला बन गई है नागालैंड की। ये पूरी हमें जानकारी दे दी मैं आपको, बताया जैसे मैंने भी वही इसमें बता लिखा भी है मैंने। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है। हु हैज स्टार्टेड दी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपका मेरी माटी मेरा देश कैंपेन शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये पार्ट है किसका, आज़ादी का अमृत महोत्सव का, ये एक पार्ट हिस्सा के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस कैंपेन के तहत क्या किया जाएगा कि जो मिट्टी है लगभग डिफरेंट पार्ट्स में भारत के विभिन्न हिस्सों से, क्या नाम है आपका, अगस्त के अंदर के विभिन्न हिस्सों से क्या है मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, और उस मिट्टी को एक गार्डन में तब्दील किया जाएगा। जो ड्यूटी पाथ है या कहते हैं कर्तव्य पथ जो है आपका वहाँ पे। ठीक है, कर्तव्य पथ है, वहाँ पे एक गार्डन बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, और उस कर्तव्य पथ पे जो गार्डन बनेगा उसमें जो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा वो उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत के विभिन्न हिस्सों से ली जाएगी, और उस सभी को मिट्टी को इकट्ठा करके वहाँ पे लाया जाएगा, और वहाँ पे उस एक नया गार्डन बनाया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखते सॉइल बी ब्रॉड टू दिल्ली फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पे होमेज ब्रेव इंडिविजुअल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ। मतलब जिन्होंने क्या है भारत के लिए अपने प्राणदान किए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए जहाँ वो पैदा हुई उन्हीं के घरों से, उन्हीं के गाँव से, उन्हीं के ज़िलों से, उन्हीं के घरों से पास से क्या है वो मिट्टी को लाया जाएगा और सम्मान के रूप में दिल्ली में लाया जाएगा, और जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे जो गार्डन बनाया जाएगा वहाँ पे मिट्टी डाली जाएगी सब जगह, वहाँ पे क्या है गार्डन सुंदर सा बगीचा बनाया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है टाटा स्टील के MD और CEO कौन बने हैं। तो टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, TV नरेंद्रन। जी हाँ, TV नरेंद्रन फॉर जो हैं ये TV नरेंद्रन, ये बन गए हैं टाटा स्टील के MD एंड CEO। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। यह बिल किसने पेश किया है। तो आप जानते हैं फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल
2023 हैज बीन पास्ड इन लोकसभा? हु इंट्रोड्यूस दिस बिल? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। जी हाँ, भूपेंद्र यादव द्वारा ये बिल पास किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दें। यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो हमारे हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन या कहते हैं कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 ये पास कर दिया गया है लोकसभा में। कब? 26 जुलाई में, 26 जुलाई को पास कर दिया गया है। आपको बता दें इस बिल के तहत क्या नाम है, देश की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर तक की जो भूमि होगी उसे कानून के में छूट दे दी जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा, अब लोग खेती कर सकेंगे। ठीक है, ये बिल क्या करेगा, इससे क्या है, बिल के तहत क्या है, बिल के छूट मिलने से क्या है, उन जो जगह खाली मिलेगी उस जगह पे जो बनाए जाएंगे, है ना, चिड़ियाघर, सफारीज बनाई जाएंगी, इको टूरिज्म को बनाया जाएगा, फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा उस एरिया के अंदर। ठीक है, ये सभी कामों के लिए क्या है, उस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही में इस बिल का जो मेन एम है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब विधेयक के उद्देश्य कृषि विज्ञानिकी को बढ़ावा देना है और कुछ प्रकार के भूमि अधिनियम के प्रावधानों में छूट देना भी है। मतलब इसमें कुछ प्रावधान से उस पर छूट दी गई है। ठीक है, आपको बता दें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन भारत के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द मैस्कॉट ऑफ द हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, बोमन। जी हाँ, बोमन। आप सकते हैं ये फोटो है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि चेन्नई में होगी। उसके लिए ये क्या है, आपका मैस्कॉट होगा, हाथी सा व्यक्ति, ये हाथी है, इसका नाम रखा गया है बोमन। तो इसकी जानकारी दे दें, तमिलनाडु की यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं आपके उदयनिधि स्टैलिन। इन्होंने अनवील किया है मैस्कॉट ऑफ एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 जो अभी होगा आपका कहाँ पे, मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई के अंदर। ठीक, आपको बता दें जो मैस्कॉट है इसका नाम बोमन है, जो मैंने बताया। और आपको बता दें ये जो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी हॉकी की, ये चेन्नई के अंदर होगी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द बेस्ट पार्टनरशिप अवार्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट थ्रू जीईएम? मतलब जीएम के माध्यम से खरीद के लिए किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ साझेदारी का पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल मंत्रालय। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कोल मंत्रालय को गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस के तहत ये आपका अवार्ड दिया गया है, बेस्ट पार्टनरशिप का अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो आपको बता दें कि ई पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लेस है, इसके तहत आपका क्या है, आपका ये अवार्ड दिया गया है कोल मिनिस्ट्री को। ठीक है, मतलब इसमें एक तरह से मान लीजिए कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए घर से, और घर से बिजनेस कनेक्ट करने के लिए जो सरकार की मदद करने वाली जो सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे कर रही है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड दिया गया है किसे, कोल मिनिस्ट्री को। तो ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड देने वाली मिनिस्ट्री है कॉमर्स मिनिस्ट्री, और ये मिला किसको है, ये मिला है कोल मिनिस्ट्री को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे रखिएगा। और कोल मिनिस्ट्री अवार्ड एज द बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी के अंदर क्या है, ये अवार्ड मिला उसको। वही कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसे अवार्ड दिया गया है राइजिंग स्टार कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से मान लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी हमारी उसको अवार्ड दिया गया है, और जो मंत्रालय है वो मंत्रालय दिया है बेस्ट एंगेजमेंट के अवार्ड को दिया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ऐसे समझ लीजिए, वेयर हैज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नोएडा के अंदर आपकी चैंपियनशिप हो रही है। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड फर्स्ट टाइम इन भारत में पहली बार हो रही है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर। भाई इसके अंदर टोटल 30 भारतीय जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और लगभग 200 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे 15 देशों से। ठीक है, और बता दें इसमें वो जो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, पार्टिसिपेट करा है यार, ये हो चुका है। भारत ने इसके अंदर टोटल 61 मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग गेम्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड
किसे दिया गया है? तो सही आंसर आपसे आपका है ऑप्शन डी, शंकरी चंद्रन। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो, ये महिला है, इनको दिया गया है, शंकरी चंद्रन इनका नाम है, इनको माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि 10 साल पहले जो श्रीलंकन ओरिजिन ऑस्ट्रेलियन राइटर थी शंकरी चंद्रन, इन्हें काफ़ी दिक्कतें महसूस करनी पड़ी जब इन्हें अपनी बुक पब्लिश करी, क्योंकि ये इसका रीज़न ये था कि ये लोगों का ये मानना था कि ये बुक वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं वो ये बुक पसंद नहीं करेंगे। पर उनकी बुक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई लोकल मार्केट में, और उसी के तहत क्या है, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी नॉवल का नाम क्या है? इनकी नॉवल का नाम है चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन्स। ठीक है, ये आपका टाइटल का नाम है। मैं आपको बता दें, चंद्रन अवार्ड विनिंग नोवेल जो चाय टाइम एंड सिनानोम गार्डन, ये स्टोरी है एक परिवार की, उनकी जो यादें हैं, उनकी कम्युनिटी है जो उनकी जो रेस है, मतलब उनकी जो समुदाय है उनका जो, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी बताई गई है। ठीक है, आपको बता दें, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जो है वो एनुअल प्राइज जो हर साल दिया जाता है, ये एनुअल विच हाईएस्ट लिटरेरी मेरिट्स एंड प्रेजेंट्स इन ऑस्ट्रेलियन लाइफ ऑफ इट्स फेज। मतलब ऑस्ट्रेलियन जीवन में उसे किसी भी चरण में प्रस्तुत करता है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, सामाजिक विकास समिति में के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आपको बताना है, हु इज चेयरिंग द 62nd सेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कमेटी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज। जी हाँ, फोटो देखते हैं, रुचिरा कंबोज जी, ये आपकी क्या है, आपकी अध्यक्ष बनेंगी, चेयरिंग पर्सन बनेंगी किसकी? सोशल डेवलपमेंट कमेटी की। तो इसके बारे में बता दें, रुचिरा कंबोज जो कि परमानेंट एम्बेसडर हैं भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये चेयरमैनशिप करेंगी 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, CSOC-D कहते हैं। ठीक है, और ये पहली बार होगा ये भारत में 1975 के बाद, जब भारत ने सोशल डेवलपमेंट कमीशन के अंदर कोई पोजीशन हासिल करी है। आपको बता दें, इस जो कमीशन हो रहा है, आज आपका जो पूरा चेयरमैन हो रही है ना, ये कमीशन आपका हो रहा है, जो पूरी बैठक बैठ रही है, इसकी जो थीम है वो थीम है फॉस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। ये इसकी क्या थीम है? बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए फिर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसे फॉर्म किया गया था 16 फरवरी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और इसके चीफ है निकोलस हेनिंग। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है, ईडी के निर्देशक कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। जी हाँ, संजय कुमार मिश्रा जो है ईडी के, फिर से आप कैसे कह सकते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्या है, डायरेक्टर बन गए हैं दोबारा से। ठीक है, तो आपको थोड़ी जानकारी दें इसके बारे में। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जो ईडी डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा को, कि वो ईडी के डायरेक्टर बने रह सकते हैं। कब तक? 15 सितंबर तक बने रहते हैं। अब ऐसा क्यों करा सुप्रीम कोर्ट ने? कि अपनी मर्जी से जवाब दे दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी जो केंद्र सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उनसे गुहार लगाई कि सर, क्योंकि इसको जो टाइम टेनर बढ़ाने का टाइम होता है, लिमिट होती है कि मतलब इतने टाइम तक बढ़ा सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ा दो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, है ना, 4 साल या 5 साल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये क्या नाम है, इस टाइम को और एक्सटेंड करने के लिए, और ऐसा वो करती सरकार तो इलीगल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा वो चीज़, संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है, एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। तो उसको एक्स्ट्रा करने के लिए क्या है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर, हमें जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा जी, इनकी हमें जो टेन्योर है, डायरेक्टर का जो पद है, इनको थोड़ा और बढ़ाना है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, और हम दूसरा व्यक्ति जब तक अपॉइंट करते हैं तब तक इन्हें बने रहने दीजिए, इसकी हमें इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि संविधान में इसकी हमें इजाज़त अब नहीं है, तो आप कृपया करके हमें इसकी इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, तो उन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अरे ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, 15 सितंबर तक आप इनको डायरेक्टर बना लीजिए, फिर 15 सितंबर बाद आप कोई दूसरा व्यक्ति अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, तो 15 सितंबर क्या है, उनने आखिरी डेट दे दी है। ठीक है, तो अब आपको बताया संजय कुमार मिश्रा है, वो लगभग नवंबर 2018 में फुल टाइम चीफ बन गए थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के।
ठीक है, 2018 से इस पद पे आपके बैठे हुए हैं, इसलिए क्या है उनका टाइम पूरा हो गया। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 आ गई है, 23 लगभग 4 साल 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो लिमिट होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकते, 4 साल की लिमिट होती है। अब कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये क्या नाम गलत है, संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गलत जा रहे हैं ये। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सॉरी समय मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो देख सके कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसमें आपको थोड़ी मोहलत दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक का समय दे दिया है, तो 15 सितंबर तक आपके क्या है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर बन रहे रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अब वही आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी से कहते हैं, इसका फॉर्म किया गया था 1 मई 1956 को। इसके डायरेक्टर आपको बताया मैंने, संजय कुमार मिश्रा जी हैं। ये आपकी एक तरह से इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो आपके इकोनॉमिकल लॉस होते हैं और जो इकोनॉमिकल क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ काम करती है आप। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि क्या है बाकी लोग पास ही पहुँच सके। और कमेंट आप जरूर हमें करें, क्योंकि कमेंट आप हमें करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई कमी हमारी वीडियो में लगती है तो उसके बारे में बताइए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, हम उस पर सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे आपका। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए रखते हैं। जय हिंद।